Next is our expenditure method. This is our third method in the estimation of national income. एक्सपेंडिचर मेथड की और भी बहुत सारे नेम्स हैं, जैसे कि कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, सेकेंड इज इनकम डिस्पोजेबल मेथड, इनकम डिस्पोजेबल मेथड। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। सो एक्सपेंडिचर मेथड के हमने दो नेम समझे, पहला है कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड एंड सेकेंड इज इनकम डिस्पोजेबल मेथड। नाम से पता लग रहा है कि इसमें कंजम्पशन भी होगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है। हम इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी समझेंगे। हम एक एक करके इन टर्म्स को समझते हैं कि ये है क्या। उससे भी पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या एस्टिमेट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड में हम ये एस्टिमेट करते हैं कि हमने एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर फाइनल गुड्स की परचेज एंड जो फाइनल गुड्स बन के रेडी हुए हैं इकोनॉमी में, गुड्स एंड सर्विसेज, उनको प्रोड्यूस करने में कितना एक्सपेंस इनकर किया है इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो हम ये एस्टिमेट करते हैं कि कितना एक्सपेंडिचर हमने किया है ऑन द परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है उन पे कितना एक्सपेंस हुआ है, कितना खर्चा हुआ है। इसे आगे और अच्छे तरीके से समझते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि फाइनल एक्सपेंडिचर क्या होता है। सबसे पहले What is final expenditure? फाइनल एक्सपेंडिचर क्या है? फाइनल एक्सपेंडिचर यानी कि जो गुड्स या सर्विसेज आपकी बनकर रेडी हो गए हैं, यानी कि मार्केट में सेल होने के लिए रेडी हो गए हैं, उन पे जो भी खर्चा हुआ है उसे हम कहते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन आगे हम समझते हैं क्या होता है। फाइनल एक्सपेंडिचर की बेसिकली 4 क्लासिफिकेशंस हैं, उसे हम एक एक करके समझते हैं। जैसे पहली आपकी क्लासिफिकेशन है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसे हम डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये करता कौन है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये करता है कंज्यूमर, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, इंडिविजुअल यानी कि कोई भी हाउस होल्ड हो सकता है, ठीक है, आप और मैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है। और दूसरा कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉसिबल चीज़ें हमने समझी कि या तो इंडिविजुअल्स या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जो कि ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करेंगी इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब इसका मतलब क्या है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, यानी कि अब इसके 2 तरीके से समझ सकते हैं कि आपने खर्चा किया है, एक्सपेंस इनकर किया है ड्यूरेबल गुड्स पे, ठीक है, आपने खर्चा किया है ड्यूरेबल गुड्स पे। क्या होते हैं ड्यूरेबल गुड्स? जो रिपीटेडली आप यूज़ करते हो साल दर साल, जिन्हें आप इजीली रिप्लेस नहीं करते, जैसे कि आपके घर का फर्नीचर, टीवी, फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली हैं। दीज आर योर ड्यूरेबल गुड्स। तो कोई भी इंडिविजुअल या तो ड्यूरेबल गुड्स पे खर्चा करता है या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अगर ड्यूरेबल गुड्स लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर फॉर शॉर्ट टर्म कंजम्पशन, जैसे कि दूध, दही, बटर, ब्रेड, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जैसे आपका बटर
मिल्क, ब्रेड, जैसे कि आपका बटर, मिल्क, ब्रेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होंगी, तो ये आपकी नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आती हैं। तो हमने क्या समझा कि हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो लोगों की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि मेन खर्चा करती हैं इसमें। इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल दो तरह के जो है खर्चे कर सकता है, एक ड्यूरेबल गुड्स पे और एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। ड्यूरेबल गुड्स यानी जो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होने वाले हैं, ड्यूरेबल गुड्स यानी जो लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल होने वाले हैं, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो शॉर्ट टर्म में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ आपकी रह सकती है कंज्यूमर सर्विस। सर्विसेज भी तो लेता है कंज्यूमर, यहाँ पे सर्विसेज की भी बात की हुई है। सो तीन चीज़ें हमने समझ ली, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम सी से डिनोट करते हैं, रिमेंबर। ये पार्ट हमने समझ लिया। फाइनल एक्सपेंडिचर का पहला पार्ट हमने जो एक था वो समझ लिया है। अब हम इसका दूसरा पार्ट समझते हैं। टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके, 4 क्लासिफिकेशन है। पहली समझ ली है हमने, दूसरी क्लासिफिकेशन समझते हैं। अब दूसरा पार्ट है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेकंड क्लासिफिकेशन है फाइनल एक्सपेंडिचर की। ये सेकंड क्लासिफिकेशन है फाइनल एक्सपेंडिचर की, इसे जी से डिनोट करते हैं। जी से गवर्नमेंट और जी से ही से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंडिचर इनकर करती है एक इकोनॉमी के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स बना रही है, हॉस्पिटल्स, ब्रिजेस, डैम्स, रोड्स, इन सब चीज़ों पे सरकार खर्चा कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने सपोज कर लो कोई मिसाइल्स, कोई जेट मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, या फिर आर्मी में जो वेपन्स यूज़ होते हैं उन्हें परचेज़ किया है कहीं से, फॉरेन से, या अपने ही किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे DRDO से। ठीक है, सो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट परचेज़ करती है डिफेंस पर्सोनल के लिए। एंड दूसरी चीज़ें क्या हो सकती है कि गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, इन सब पे। सो गवर्नमेंट ये 2 पॉसिबल खर्चे कर सकती है। ठीक है, ये हमने चीज़ समझी, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। फॉर द परचेज ऑफ डिफेंस पर्सोनल, कोई डिफेंस पर्सोनल के लिए खर्चा किए सरकार ने, ठीक है, अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए वेपन्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स वगैरह परचेज़ की हैं, या फिर गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे खर्चा किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है गवर्नमेंट। सो ये 2 पॉसिबल खर्चे हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड क्लासिफिकेशन, समझ ली हमने, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड क्लासिफिकेशन जो है आपकी, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आय से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस वी डिनोट विद आय, आय से इन्वेस्टमेंट, और इसे हम आय से ही डिनोट करते हैं। हमारी थर्ड क्लासिफिकेशन है फाइनल एक्सपेंडिचर की। इस पे हम एक्सपेंडिचर इनकर करते हैं परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, जो कि हमें फर्दर हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि फार्मर ने अपनी फार्मिंग एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए ट्रैक्टर्स को परचेज़ किया, तो वो ट्रैक्टर उसके लिए क्या है, खर्चा है, बट दैट एक्सपेंस इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज वो ट्रैक्टर को यूज़ करके फार्मर जो है खेती करेगा, फार्मिंग करेगा, सो इट विल हेल्प इन प्रोडक्शन। सो वो ट्रैक्टर फार्मर को प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा है। सो दैट इज़ वाई दैट ट्रैक्टर इज़ नॉट बेसिकली एक खर्चे के तौर पे नहीं कहेंगे, बट हम उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे, कि वो एक्सपेंडिचर तो है बट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, एक ही दिन में तो रिप्लेस नहीं कर देगा ट्रैक्टर को यूज़ करके, नहीं ना, तो इसीलिए वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। दैट इज़ वाई इट इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप अब स्कूल में एजुकेशन लेने जाते हो, कॉलेजेस में, सो दैट इज़ ऑल्सो योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
क्योंकि फर्दर आपको इससे रिटर्न्स मिलेंगे। सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में हमने क्या समझा कि हम इसमें परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं, बट दैट एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अ टोटली एक्सपेंडिचर बट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको। इसमें दो तरह के एक्सपेंडिचर्स की बात की है। पहली फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और दूसरी है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एंड सेकेंड इज योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्या होता है फिक्स्ड और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये समझते हैं। देखो, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो खर्चा जो प्रोड्यूसर करता है फिक्स्ड एसेट्स की परचेज में, ठीक है, जो प्रोड्यूसर करता है फिक्स्ड एसेट्स की परचेज में। इसमें देखो बहुत सारे तरीके, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। प्रोड्यूसर को प्लांट और मशीनरी चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर को सेटअप चाहिए जहाँ पे वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोड्यूसर को मशीनरी चाहिए, प्रोड्यूसर को मशीनरी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, तो ये उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। फिक्स्ड यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। सो दिस इज़ योर फिक्स्ड एसेट, दिस इज़ योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये प्लांट एंड मशीनरी आप बहुत सालों के लिए यूज़ करोगे, 10 साल 15 साल यूज़ करोगे, जब तक भी लाइफ है उनकी मशीनरी की तब तक आप यूज़ करोगे। सो दिस इज़ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को भी बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, बिजनेस ही कर रहा है, तो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पहली हो गई। दूसरी हो गई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। मैं आपको लिख के बता देती हूँ कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट इसमें आती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। क्लासिफिकेशंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या क्या हैं ये समझ लेते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में पैसा लगाया हुआ, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। सेकेंड इज हाउस होल्ड यानी कि आप और मैं, ठीक है, नॉर्मल जनता, हाउस होल्ड ने अपने कोई घर की कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए इन्वेस्टमेंट की है, खर्चा किया है, सो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट by household for construction of house। Fixed investment by household for construction of house। ये भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। एक तो प्रोड्यूसर ने की है, ये प्रोड्यूसर करेगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये कंज्यूमर करेगा यानी हाउस होल्ड करेगा, राइट। एंड ये थर्ड वन इज पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। और थर्ड कौन सी होगी हमारी, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। सो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हमने 3 क्लासिफिकेशंस फर्दर पढ़ी हैं, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, ठीक है, स्कीम्स लॉन्च करना, ऑल दैट कम्स अंडर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो ये 3 क्लासिफिकेशंस आगे हमने पढ़ी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट समझ आया कि फिक्स्ड एसेट बिल्डअप हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं व्हाट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेंट्री का मतलब आप क्या समझते हो, इन्वेंट्री का मीन्स मतलब क्या है, स्टॉक, ठीक है। मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ क्लोजिंग स्टॉक एंड व्हाट इज़ ओपनिंग स्टॉक, कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है और ओपनिंग स्टॉक क्या है, अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है।
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कि दोनों में कितना चेंज आया है, कितना चेंज आया है क्लोजिंग स्टॉक में एंड कितना चेंज आया है ओपनिंग स्टॉक में। ठीक है, सो दिस रेफर्स टू चेंज इन स्टॉक। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारे स्टॉक में कितना चेंज आया है, हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ा है कि हमारा स्टॉक कम हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, कि हमें और कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने स्टॉक पे, अपनी इन्वेंट्री पे। ठीक है, क्योंकि ना तो हमें अननेसेसरी का जो है इंक्रीज इन स्टॉक चाहिए, सरप्लस चाहिए, और ना ही हमें डिक्रीज इन स्टॉक चाहिए कि हमारे पास स्टॉक ही नहीं है, खाली है हमारा स्टॉक। दोनों ही चीज़ें डिज़ायरेबल नहीं हैं। इसीलिए हमें ये चेक करना होगा कि हाउ मच चेंज इज़ देयर इन अवर स्टॉक, ठीक है, इन एन अकाउंटिंग ईयर। सो दिस इज़ कॉल्ड योर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। 3 क्लासिफिकेशंस हमने समझ ली अभी तक। पहला था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सेकेंड वॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वॉज योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट फोर्थ इज़ योर लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर विच इज़ नेट एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है नेट एक्सपोर्ट्स। देखो यहाँ पे नेट आ रहा है, मैंने आपसे कहा है जब भी नेट आएगा इट मीन्स कुछ ना कुछ माइनस हुआ है उसमें से, इट मीन्स कुछ ना कुछ माइनस हुआ है। यहाँ पे भी माइनस हुआ है, यू कैन सी यहाँ माइनस का साइन है। सो एक्सपोर्ट्स में से जब हम इंपोर्ट्स को लेस करते हैं वी गेट नेट एक्सपोर्ट्स। क्या समझा हमने कि जब हम एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को लेस करते हैं दैट इज़ योर नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? एक्सपोर्ट्स मीन्स कि हमने इंडिया में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की है, बिल्डअप की है एंड हमने उसे फ़ॉरेन में सेल किया है और हमें फ़ॉरेन से इनकम जनरेट हुई है, दैट इज़ योर एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आप समझ गए एक्सपोर्ट। नाउ व्हाट इज़ इंपोर्ट्स? व्हाट इज़ इंपोर्ट्स? इंपोर्ट्स क्या होते हैं? इंपोर्ट्स मीन्स कि हमने इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं की है वो चीज़ मैन्युफैक्चर या बिल्ड हुई है किसी फॉरेन कंट्री में और वहाँ से हमने परचेज़ की है और इंडिया में लाए हैं। सो दैट इज़ इम्पोर्ट, यानी कि हमने परचेज़ की है फॉरेन कंट्री से और हमने उनको पेमेंट की है। सो मीन्स हमने परचेज़ की है, इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है दूसरी कंट्री में और सामान इंडिया में आ रहा है। सो दिस इज़ इम्पोर्ट्स। सो हम एक्सपोर्ट्स में से इम्पोर्ट्स को लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? नेट एक्सपोर्ट, कि हमें इंडिया में कितनी इनकम जनरेट हुई है ये हम फाइंड आउट करते हैं। इसे भी हम जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन जीडीपी। ये याद रखेंगे आप कि एक्सपोर्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को वी डेफिनेटली इंक्लूड इन जीडीपी क्योंकि इंडिया में इनकम जनरेट हो रही है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर। अब समझते हैं कि हम जीडीपी एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड देन जीडीपी एमपी से हम नेशनल इनकम तक कैसे जाएंगे यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। तो देखो अभी तक हमने ये 4 क्लासिफिकेशंस को अच्छे से समझ लिया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। इन 4 चीज़ों को समझ लिया है। अब जीडीपी एमपी हमें कैलकुलेट करना है एंड देन जीडीपी एमपी से हम लोग किस पे जाएंगे? एनएनपी एफसी विच इज़ अवर नेशनल इनकम। दिस यू ऑल नो, दिस इज़ अवर नेशनल इनकम। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे, देन जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी पे जाएंगे विच इज़ अवर नेशनल इनकम यूजिंग दीज 4, राइट। अब देखते हैं हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे कैसे। सबसे पहले हम जीडीपी एमपी निकालने के लिए समझते हैं। सबसे पहले जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने के लिए हम समझते हैं कि हमें क्या निकालना होगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमें निकालना क्या है? जीडीपी एमपी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमें निकालना है जीडीपी एमपी। तो हमें सबसे पहले चाहिए फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? जब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ अवर सी से डिनोट करते हैं एंड ऐड करेंगे इसमें
गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच इज़ जी से भी नोट करते हैं। सो जब मैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करूँगी, सो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा टोटल यानी कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि फाइनल कितना एक्सपेंडिचर किया गया है ऑन कंजम्पशन, राइट। ये दो चीज़ें ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे ध्यान से समझेंगे। सेकंड चीज़ आती है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसे ध्यान से समझेंगे। इसमें भी हमें दो चीज़ें ऐड करनी होती हैं, वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान से समझेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, हमें चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसे निकालने के लिए मुझे दो चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, दैट इज़ फर्स्ट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है और हमें कैसे पता चलेगा, ये इसे समझें। हमने पीछे जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा था, उसमें हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसमें हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे। पहला पढ़ा था हमने बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पढ़ा था हमने, राइट। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी, हाउस होल्ड जो खर्चा करते हैं इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ, इन्वेस्टमेंट करते हैं इन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमने समझा था। और तीसरी चीज़ क्या समझी थी हमने, थर्ड थिंग वाज कि गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट करती है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती है। सो हमने ये 3 चीज़ें पीछे समझी थी इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है, दिस इज़ ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे, व्हेन यू ऐड बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, व्हेन यू ऐड इन्वेस्टमेंट बाय द हाउस होल्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एंड व्हेन यू ऐड गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, आपको क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस यानी कि टोटल, डोमेस्टिक यानी कि टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी में, टोटल इंडियन टेरिटरी में कितना फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स एसेट, फिक्स्ड एसेट जो लंबे समय तक आपको रिटर्न्स देगा। अब आप समझे एक एक करके। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हो, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड जो है वो हाउसेस की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बन रही है कंट्री के अंदर, दैट मीन्स इट इज़ अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय द कंज्यूमर और हाउस होल्ड। थर्ड इज़ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, दैट इज़ अ इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सो जब तीनों को इन्वेस्टमेंट्स को आप ऐड ऑन करते हो, दैट मीन्स आपको क्या मिला है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कि कंट्री में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुई है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये हमें जानने को मिलता है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन निकालने का तरीका आपको पता लग गया। इसमें जब आप चेंज इन स्टॉक समझा हमने, चेंज इन स्टॉक समझा था हमने। व्हाट इज चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक
minus opening stock is your change in stock. So change in stock हमने समझा था पीछे, इसे जब आप ऐड करोगे, मैं आपको लिख के बताती हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब आप ऐड कर देते हो चेंज इन स्टॉक, तब आपको क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 चीज़ें पता है क्या चाहिए, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चेंज इन स्टॉक आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफ़ यू डोंट नो यू कैन चेक आउट द वीडियो। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इन दोनों को ऐड करने से। ठीक है, हमें जानना क्या है, हमें ये जानना है कि कंट्री में जब गुड्स की या सर्विसेज की प्रोडक्शन होती है तो उस पर कितना खर्चा हुआ है। वो खर्चा हाउस होल्ड भी करते हैं, वो खर्चा गवर्नमेंट भी करती है, वो प्रोड्यूसर्स भी करते हैं खर्चा, एंड एक्सपोर्ट्स भी हम ऐड करते हैं। इतनी चीज़ समझ आई। थर्ड थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स, you know, export minus import, export minus imports, that's it. So अब हमने क्या समझा उसे सम अप कर लेते हैं फटाफट से। फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, जिसमें हम प्राइवेट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं। देन हमने समझा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं। एंड योर थर्ड थिंग इज नेट एक्सपोर्ट्स। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे, व्हेन वी ऐड ऑल 3 ऑफ देम, देन वी गेट GDP MP। यही तो हमें निकालना था अभी। बट वेट, हमें GDP MP नहीं निकालना, हमारा एंड गोल है NNPFC विच इज़ नेशनल इनकम। हम कैलकुलेट तो नेशनल इनकम कर रहे हैं। GDP MP से NNPFC पे जाने के लिए क्या करेंगे, आप मुझे बताएंगे। GDP MP से NNPFC पे जाने के लिए क्या करते हैं हम, वी लेस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लेस करते हैं तो क्या आता है, NDP MP। ठीक है, NDP MP मिल गया हमें। नाउ NDP MP से मुझे जाना है NDP FC पर, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। व्हाट आर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टेल मी, यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स व्हाट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें मिला NDP FC, हम MP से FC पे आए बाय सब्ट्रैक्टिंग नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वी गॉट NDP FC. Now we want NNPFC, which is our national income. We will add net factor income from abroad. We will add net factor income from abroad. Why? Because domestic से national पे जाना है, domestic को national में convert करने के लिए we will add net factor income from abroad. You also have to tell me what is net factor income from abroad. So through this way you will be able to understand what is expenditure method. I will make a compiled video of all the 3 methods in which I'll explain all the 3 methods in detail once again for you. आपकी रिवीजन हो जाएगी, प्लस एनी डाउट यू कैन आस्क।
and your doubts will be clear after watching that video. So I will make a compilation video of all the three methods very soon. So this was your expenditure method. We have completed how to convert, how to get GDP-MP firstly, right? There are so many things to add in between, but when you get GDP-MP, then it's very easy to convert it into NNPFC when you get national income. So I hope this much is clear. Now let's see what are the precautions in the estimation of national income using expenditure method.